हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट 5 की। बताएंगे आपको एनसीआर के बारे में। अक्सर मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एनसीआर कब लगाना है और एनपीआर को कब यूज़ करना है, और उसकी मेन वजह है कि बच्चे इसको फॉर्मूले की तरह क्रैम करते हैं, इसको फॉर्मूले की तरह पढ़ते हैं। अगर इसका बेसिक पता हो कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है तो हम इसको प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम समझते हैं एनसीआर को प्रॉपर्ली। यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं या 5 लेटर्स हैं। अब इनमें से मान लेते हैं कि हमें 3 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं, या बोले कि 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, मतलब 3 लेटर्स की एक टीम बनानी है। तो पहला थॉट दिमाग में ये आता है कि अगर मुझे 3 लेटर्स की एक टीम बनानी है तो फर्स्ट लेटर मैं 5 तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ। इनमें से कोई भी आ सकता है, हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। अब अगर जो यहाँ पे यूज़ हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे ए आ गया, अब दूसरे प्लेस पे हमारे पास 4 तरीके से कोई भी आ सकता है। हम यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब एक लेटर को हम एक ही बार सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दूसरा यहाँ पे कोई आ गया, मान लेते हैं डी आ गया, तो थर्ड प्लेस पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, क्योंकि 2 यूज़ हो चुके हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ई आ गया। तो अब इसका आंसर जो आ रहा है हमारे पास 60 आ रहा है, यानी कि 60 वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये आंसर है? क्या कन्फ्यूज़न है? हमें पता है एक्चुअली ये आंसर नहीं है, क्योंकि हम सारे कॉम्बिनेशंस को अगर लिख के देखें तो 60 कॉम्बिनेशंस यानी कि सेलेक्शंस नहीं बनेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 तरीके ही हैं इनको सेलेक्ट करने के। तो वापस देखते हैं कि ये इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमारा आंसर अभी 60 आ रहा है, और ये एक्चुअली पूरा जो 60 वैल्यू है ये किसको बता रहा है। आपको बताऊं कि इस प्रोसेस में हुआ क्या है। आपने जब सिलेक्शन किया, मान लेते हैं ए बी सी सेलेक्ट हुआ, जब पहले प्लेस पे ए सेलेक्ट हुआ और दूसरे पे बी और सी, लेकिन इस प्रोसेस में हुआ क्या कि पहले प्लेस पे ए सेलेक्ट हुआ, फिर दूसरे प्लेस पे सी भी आ गया और तीसरे प्लेस पे वापस बी आ गया। डैट मीन्स ये 60 तरीके जो थे ये अरेंजमेंट भी साथ साथ कर रहे थे। मतलब ये 3 लेटर्स जब सेलेक्ट हुए तो वो आपस में अरेंज भी हो रहे थे कुछ इस तरह से, यानी कि अगर ए बी सी सेलेक्ट होना था तो वो एक ही तरीका होना था, लेकिन यहाँ पे ये 6 तरीके इसमें आ गए, इसलिए आंसर हमारा 60 आ रहा है। 10 की जगह 60 आ रहा है, बिकॉज हर सिलेक्शन जो कि 1 होना चाहिए था वो 6 से मल्टीप्लाई हो गया, बिकॉज उसके साथ साथ अरेंजमेंट भी होता गया। तो इस 60 वैल्यू में हमारा सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों इन्वॉल्व हो गया, यानी कि 3 प्लेसेस जो हैं वो 60 वेज से फिल हुई, लेकिन साथ साथ वो लेटर्स अपने आप में जंबल होते गए और उन्होंने अरेंजमेंट भी कर दिया। तो अब अगर हमें सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ टीम बनानी है, तो हमें इस 6 वेज से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 3 इसलिए बिकॉज हर सिलेक्शन में आपके ये 3 लेटर्स जो हैं वो फैक्टोरियल 3 से अरेंज हुए हैं, और आपको हर एक ये तरीका नहीं चाहिए, आपको इनमें से सिर्फ एक ही चाहिए, ए बी सी चाहिए, और ये कहीं भी बैठे हुए हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर हमें इनमें से एक तरीका चाहिए तो हमें उनके आपस में नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट यानी कि फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और तब जाके हमारा आंसर सही आएगा, डेट इज़ 10। तो पहला तरीका यहाँ पे हमें सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों बता रहा था, और अगर हम उतने ऑब्जेक्ट के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो हमें सिलेक्शन की वैल्यू मिलती है। तो चलो इसको जनरली देखते हैं कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r सेलेक्ट करने हैं तो किस तरह से हमारा ये NCR का फॉर्मूला जनरेट होता है। तो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं, और हमें r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो उसी अप्रोच से अगर हम देखें तो पहला ऑब्जेक्ट हम
n तरीके से यहाँ पे ला सकते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट n-1 तरीके से यहाँ पे आएगा, एंड सो ऑन तीसरा वाला n-2, बिकॉज जो पहले यूज़ हो चुके हैं दोनों उनको हम नहीं लेंगे। और यहाँ पे लास्ट वाला यानी कि rth ऑब्जेक्ट, यहाँ पे r ऑब्जेक्ट्स हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो rth ऑब्जेक्ट हमारा जो यहाँ पे सेलेक्ट होगा वो इतने वे से आएगा। तो जैसे मैंने ये बताया कि ये जो चीज़ है, ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है, इसमें सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी हो रहा है, और यही हमारा होता है, इसी की वैल्यू होती है NPR। ये एक्चुअली NPR है। तो NPR में क्या हो रहा है कि n में से r ऑब्जेक्ट्स तो सेलेक्ट हो रहे हैं और वो आपस में अरेंज भी हो रहे हैं, लेकिन अब हमें अगर इनका सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, यानी कि एक ग्रुप क्रिएट करना है, एक टीम बनानी है, उनका आपस में अरेंजमेंट से कोई हमें अगर मतलब नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली उतने तरीके से इनको डिवाइड करना पड़ेगा जितने तरीके से ये आपस में r ऑब्जेक्ट्स अरेंज हुए हैं। तो इसका मतलब है इस वैल्यू को हमें r फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। अब अगर इस आप फॉर्मूले को देखेंगे तो ये NCR के बराबर आ जाता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसके रिमेनिंग फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करें, जो कि कुछ इस तरह से हैं, और नीचे भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, बिकॉज़ हमें दोनों करना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हमारी आ जाएगी n फैक्टोरियल, नीचे आएगा r फैक्टोरियल, और ये जो हमारा पूरा टर्म है ये बेसिकली n-r फैक्टोरियल के बराबर है, और यही होता है हमारा NCR। तो इस तरह से ये फॉर्मूला NCR जनरेट हो रहा है, और आप समझ सकते हैं कि इस केस में जब हम NCR कर रहे हैं तो हम सिर्फ टीम बना रहे हैं, हम सेलेक्शंस कर रहे हैं, उनमें ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोई भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स को हमें सेलेक्ट करना है, n सारे के सारे प्लीज़ रिमेंबर डिस्टिंक्ट हैं, तो हम NCR से सेलेक्ट कर सकते हैं। डैट मीन्स हम एक टीम बना सकते हैं, और अगर ये R ऑब्जेक्ट्स हमारे सेलेक्ट हो गए, यहाँ पे इनमें कोई अरेंजमेंट नहीं हो रहा है फ़िलहाल, NCR से सिर्फ टीम बनानी है। और अगर आपको इनको अरेंज भी करना है, क्योंकि R ऑब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं, तो R ऑब्जेक्ट्स को आप पहले सेलेक्ट करेंगे NCR से, और फिर इनको आपस में अरेंज करने के लिए आप r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो चीज़ अब आती है आपके पास, ये होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। तो पहले आपने क्या किया, आपने पहले NCR से सेलेक्ट किया, फिर r फैक्टोरियल से अरेंज किया, एंड दिस इज़ एक्चुअली NPR, और ये वापस से यही NPR को कनेक्ट करता है। तो पहले या तो सेलेक्ट करके फिर से अरेंज करें अगर आपको दोनों काम करना है, लेकिन सिर्फ टीम बनानी है, लेकिन सिर्फ ग्रुप बनाना है, तो NCR काफ़ी है, और दोनों काम करना है तो सेलेक्शन एंड अरेंजमेंट या हम NPR का यूज़ कर सकते हैं। So to get the more clarity of this concept, let us understand with one or two different cases. Here's the first one. If out of 15 probable Indian players, if we have to select 11, अगर आपको 11 इंडियन प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सेलेक्ट करने हैं 15 में से, तो सिंपल है आपके पास तरीका, इट इज़ सिलेक्शन यानी कि 15C11. So these are the number of ways in which a team can be formed of 11 players. लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उनको सेलेक्ट करके उनका बैटिंग ऑर्डर भी डिसाइड करना है, तो डेफिनेटली उनको अरेंजमेंट भी करना होगा कि कौन फर्स्ट डाउन है, कौन सेकंड डाउन है। तो अगर मैंने सिलेक्शन कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ द सिलेक्शन, पहले मैंने सेलेक्ट किया, अब उनको हम लोग 11 फैक्टोरियल से अरेंज कर देते हैं।
तो इसका मीनिंग हुआ कि आपने टीम भी बनाई और उनका बैटिंग ऑर्डर भी डिफरेंट अरेंजमेंट के थ्रू डिसाइड कर दिया, और यही आपका होता है NPR, दैट मीन्स 15p11. Again, let's say there are 8 girls and out of which we have to select 5 girls. अगर हमें 5 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, बट यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, that is 2 particular girls say Sweetie and Naughty does not wish to come together. यानी कि उस ग्रुप में 5 के ग्रुप में स्वीटी और नॉटी दोनों को सेलेक्ट नहीं करना है, एक साथ नहीं आना है. So how this can be done? Now this problem can be approached in 2 ways. 2 तरीके से कर सकते हैं. पहला तरीका ये है कि हम लोग स्वीटी को इंक्लूड कर रहे हैं और नोटी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. अब उस केस में क्या होगा, जो पहले सेलेक्ट हो चुका है, जिसको आपने इंक्लूड किया है, तो उसको NCR में लेने की ज़रूरत नहीं है. तो हम स्वीटी को सेलेक्ट कर चुके हैं, नोटी को हमें सेलेक्ट नहीं करना है. तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 6 गर्ल्स होंगी और 6 में से 4 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि स्वीटी तो आ चुकी है, ठीक है, तो एक सेलेक्ट हो चुकी है और नोटी को सेलेक्ट नहीं करना है. तो इसके लिए हम 2 गर्ल्स को एक्सक्लूड कर देंगे. अब हमारे पास 8 की जगह 6 बच गई और 6 में से 4 सेलेक्ट करेंगे. अब इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि 4 ही सेलेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज एक ऑलरेडी आप सेलेक्ट कर चुके हो, राइट. लाइकवाइज दूसरे केस में हम स्वीटी को एक्सक्लूड करें और नोटी को अगर इंक्लूड करें, तो ये भी तरीके लाइकवाइज 64 होंगे. और ये एक दूसरा तरीका है, इसलिए प्लस साइन होगा, ठीक है. ऐसे कर सकते हैं, यहाँ ऐसे. तो इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे. अब अगर तीसरा केस लें, ये भी हो सकता है, ये भी संभव है कि हम दोनों को ही ना लें, ठीक है. वी आर नॉट इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम. सो इन दैट केस अगर हम इसको भी नहीं ले रहे हैं, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, अब भी हम 6 में से सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज अब हमने किसी को भी इंक्लूड नहीं किया है. तो अब 6 में से टोटल हमें 5 सेलेक्ट करने हैं, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम टोटल वेज निकाल लें. टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 8C5 हो जाएंगे. अब जब 8C5 आपने निकाला है, तो इसमें दोनों भी हो सकता है आ गई हों. कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें कि स्वीटी और नोटी दोनों सेलेक्ट हो गए हों, तो आपको उन केसेस को एक्सक्लूड करना पड़ेगा जिसमें दोनों सेलेक्ट हुई हों. और उनको एक्सक्लूड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उन केसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें दोनों आ चुकी हैं. उसके लिए आप क्या करोगे, बिकॉज दोनों सेलेक्ट हो चुकी हैं, बाकी बची 6, तो 6 में से हम कितनी लेंगे, 3 लेंगे, बिकॉज 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं. तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो और आपके पास दोनों से आंसर जो आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा. सो आई डू होप यू हैव गॉट लिटिल आइडिया अबाउट NCR. और हम अगले लेक्चर्स में, अगले कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट्स में इसको और डिकोड करेंगे और देखेंगे जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं NCR को अप्लाई करने में, जिसमें आपको गलती एक्चुअली समझ में नहीं आती है. सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग.